यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई क्या की तू परवाना कर।
वर्ष 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के सत्ता हस्तांतरण के साथ ही भारत में विधायी संस्थाओं का गठन परिवर्तित होता गया। वर्ष 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध हेतु, परंतु व्यावहारिक रूप से वर्ष 1887 में लेजिस्लेटिव, जिसमें 9 सदस्य नामित किए गए। नामित सदस्यों में 4 भारतीय सदस्य सर सैयद अहमद खान, राजा प्रताप नारायण सिंह, राय बहादुर दुर्गा प्रसाद और पंडित अयोध्यानाथ थे। 8 जनवरी 1887 को काउंसिल की पहली बैठक थॉमहिल बेन मेमोरियल हॉल इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर की अध्यक्षता में हुई। नवगठित काउंसिल के अधिकार अत्यंत सीमित थे, जिसमें शासन को परामर्श देना एवं विधायी प्रस्ताव पर विचार करना था। काउंसिल में पहला अधिनियम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध जनरल क्लासेस एक्ट 1887 पारित किया गया। वर्ष 1892 में काउंसिल के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा विधायी कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। 6 दिसंबर 1893 को उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में राजा रामपाल सिंह द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 की गई। वर्ष 1902 में राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में संशोधन करके काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई तथा उनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। काउंसिल के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उन्हें पूर्ण प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदत्त किया गया। वर्ष 1915 एवं वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन एवं स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन आए। काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 123 कर दी गई। अक्टूबर 1920 में पहली बार लगभग 70% सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन विभिन्न निर्वाचन मंडलों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व को महत्ता प्राप्त होती है, परंतु अभी भी उनके अधिकार सीमित थे। काउंसिल में गवर्नर जनरल की अध्यक्षता को समाप्त करते हुए काउंसिल को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करने का अधिकार प्रदान किया गया। वर्ष 1922 में प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया। 8 जनवरी 1924 को विपक्ष सरकारी पक्ष के सामने बाईं ओर की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान स्वरूप की आधारशिला रखी गई। वर्ष 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में द्विसदनीय हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित 228 सदस्यों द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई तथा उसका कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब स्थायी सदन हो गया तथा इसका गठन निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। सदस्यों की संख्या 60 तथा उनका कार्यकाल 9 वर्ष नियत किया गया। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में यूनाइटेड प्रोविंसेस निर्वाचित हुए, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सहित श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि ख्याति लब्ध महानुभाव थे। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात राज्य का नाम उत्तर प्रदेश तथा लेजिस्लेटिव असेंबली एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम क्रमशः विधानसभा एवं विधान परिषद हो गया। समय समय पर दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होता रहा। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 एवं विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। वर्ष 1922 तक लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई अपना भवन न होने के कारण इसकी बैठकें इलाहाबाद, बरेली, नैनीताल एवं लखनऊ के विभिन्न भवनों में संपन्न होती रही।
तत्कालीन गवर्नर स्पेंसर हार्कोर्ट बटलर द्वारा 15 दिसंबर 1922 को वर्तमान विधान भवन का शिलान्यास किया गया। इस भवन का निर्माण मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी की देखरेख में पूर्ण हुआ। भवन के मुख्य वास्तुकार स्विनॉम जेकब एवं सरदार हीरा सिंह थे। यह भवन यूरोपियन और अवधी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका अधिकांश भीतरी भाग संगमरमर का बनाया गया है। भवन का मुख्य चेंबर अष्टकोणीय एवं गुंबदाकार है, जिसमें नृत्य करते हुए 8 मोरों की सुंदर आकृतियां बनी हैं। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 21 फरवरी 1928 को हुआ तथा 22 फरवरी 1928 को इस भवन में लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक संपन्न हुई। वर्ष 1937 में विधान परिषद हेतु एक प्रथम भवन का निर्माण फोर्ड और मैकडॉनल्ड कंपनी द्वारा किया गया। इसके मुख्य वास्तुकार A.L. मार्टिमर थे। जुलाई 1937 से ही इस भवन में विधान परिषद की बैठकें संपन्न हो रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ। उसके पश्चात अब तक 18 विधानसभाओं का गठन हो चुका है। पहली विधानसभा में पंडित गोविंद वल्लभ पंत नेता सदन के रूप में निर्वाचित हुए। उसके पश्चात क्रमिक रूप से गठित विभिन्न विधानसभाओं में नेता सदन के रूप में निर्वाचित होने वाले महानुभावों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जिन्होंने सदन की उच्च परंपराओं को स्थापित किया एवं उनमें से कुछ राजनीतिक मनीषियों ने देश की राजनीति को भी दिशा दी। वर्ष 1963 में देश के संसदीय इतिहास में श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम महिला नेता सदन के रूप में निर्वाचित हुई। इसके पश्चात वर्ष 1995 में सुश्री मायावती इस पद पर चुनी जाने वाली दूसरी महिला रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता सदन के रूप में योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जब धर्म क्षेत्र के मनीषी का विधानसभा के नेता के रूप में चयन हुआ। योगी आदित्यनाथ इससे पूर्व 5 बार लोकसभा एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी सदस्य रहे। योगी जी के दिशा निर्देशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती पर 2 से 3 अक्टूबर 2019 को सतत विकास के लक्ष्यों पर 36 घंटे तक अनवरत चर्चा हेतु विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में संविधान दिवस पर दोनों सदनों का 1 दिवसीय विशेष संयुक्त सत्र आहूत किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाले महानुभावों की भी एक लंबी श्रृंखला है। पहली विधानसभा के अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर सहित समस्त अध्यक्षगणों ने पीठ को गौरवान्वित किया तथा ऐसे निर्णय दिए जो देश के अन्य विधानमंडलों के लिए नजीर बने। श्री बनारसी दास और श्री श्रीपति मिश्र 2 ऐसे अध्यक्ष रहे, जिन्होंने बाद में प्रदेश के नेता सदन के रूप में भी योगदान दिया। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री सतीश महाना 29 मार्च 2022 को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुने गए। वर्ष 1991 से लगातार 8वीं बार निर्वाचित श्री महाना विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। विधायिका में उनका अनुभव अनुकरणीय है। उन्हें माननीय योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। श्री सतीश महाना ने विधानसभा में नई परंपराओं को आरंभ किया है, जिनमें मुख्य रूप से सदन में माननीय सदस्यों को जन्मदिन की बधाई, उत्कृष्ट विधायकों को पुरस्कृत किया जाना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, विधि तथा प्रबंध तंत्र की शिक्षा ग्रहण किए हुए माननीय सदस्यों के साथ चर्चा एवं भौगोलिक क्षेत्रवार समूह बनाकर माननीय सदस्यों से संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जैसी विशिष्ट व्यवस्थाएं शामिल हैं। माननीय योगी जी से विमर्श के पश्चात श्री महाना द्वारा देश में नई पहल करते हुए माननीय
सदस्य हेतु 22 सितंबर 2022 का अधिवेशन आहूत किया गया, जिसमें महिला सदस्यों द्वारा सदन की संपूर्ण कार्यवाही संचालित की गई। श्री महाना जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का सरलीकरण कर उसका पुनर्लेखन किया गया है। उक्त नियमावली की विस्तृत व्याख्या भी तैयार की जा रही है, जिसमें पूर्व के दृष्टांत आदि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मिशन मोड प्रोजेक्ट वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना को साकार करते हुए श्री महाना ने विधानसभा की कार्य प्रणाली को डिजिटल एवं हाईटेक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सभा मंडल को नई तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित कर ई विधान लागू किया, जिसका उद्घाटन माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र से सभा की कार्यवाही डिजिटल एवं पेपरलेस रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने समय समय पर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव एवं अधिनियम पारित किए हैं, जिनसे सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास संभव हो सका है। यूपी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम सहित ऐतिहासिक महत्व के अधिनियम शामिल हैं। 17वीं विधानसभा में नेता सदन योगी आदित्यनाथ द्वारा अनेक अप्रचलित एवं अनुपयोगी अधिनियमों को समाप्त किया गया। 8 जनवरी 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विधान भवन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 1961, वर्ष 1985 तथा वर्ष 2015 में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी एवं सचिवों का सम्मेलन तथा वर्ष 2020 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन आयोजित किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर 6 जून 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों के संवेद उपवेशन को संबोधित किया गया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम भारतीय प्रेसिडेंट डॉक्टर सर सीताराम तथा उनके पश्चात आसीन सभापतियों द्वारा स्थापित गौरवमयी परंपराओं का परिषद के वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। विधानसभा एवं विधान परिषद के साथ श्री राज्यपाल भी विधानमंडल के अभिन्न अंग हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात श्री राज्यपाल के पद पर श्रीमती सरोजिनी नायडू के आसीन होने के पश्चात इस श्रृंखला में वर्तमान में श्री राज्यपाल के पद पर श्रीमती आनंदीबेन पटेल आसीन हैं, जो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अनेक महान विभूतियां इस विधानमंडल की सदस्य रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने देश को श्री लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री चंद्रशेखर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री नरेंद्र मोदी के रूप में 6 प्रधानमंत्री देने का गौरव भी प्राप्त है। श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ के पुनरुद्धार सहित उत्तर प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने की नई पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की गरिमा को नवीन आयाम प्रदान किए जाने हेतु भविष्य की नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है, जिनमें मुख्य रूप से विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ
शिक्षाविदों एवं कॉरपोरेट समूह के प्रतिनिधियों के साथ माननीय सदस्यों का समूहवार संवाद, युवा संसद का आयोजन, संसदीय पत्रकारिता विषय गोष्ठी जैसी अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करते हुए नए युग के निर्माण की ओर अग्रसर है। धार्मिक अक्षयवट स्थित है। इसके साथ 44 देवी देवताओं वाला पातालपुरी मंदिर भी मौजूद है। यहाँ पारसी भाषा के कई शिलालेख, अशोक स्तंभ आदि मौजूद हैं। हम बढ़ रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ। ये भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर की देखरेख में हुई थी। इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला में मिस्र, इंग्लैंड और भारत वास्तु तत्वों के अंश देखे जा सकते हैं। विश्वविद्यालय का गणित विभाग भारत में शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक है। हम आपको भगवान शिव की नगरी बनारस की सैर पे ले जा रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की तरफ। ये भारत देश का सबसे प्रचलित विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1916 में की गई, जहां देश विदेश से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। अब हम बढ़ते हैं बनारस के घाटों की तरफ। ये 80 घाट है। 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित इस घाट का वर्णन कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में है। ये है दशाश्वमेध घाट, वाराणसी का सबसे ओजस्वी घाट। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के स्वागत के लिए करवाया था। ये मणिकर्णिका घाट है। इसे भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। मणिकर्णिका को महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। अब हम बढ़ रहे हैं आरती की तरफ। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में गंगा आरती का अलग ही महत्व है। गंगा आरती की शुरुआत शंखनाद से की जाती है, जिसे लेकर मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े दिए लेकर माँ गंगा की आरती करते हैं। माँ गंगा के जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर धुन अपने आप पलक निहारने पर मजबूर कर देती है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। अब हम बढ़ रहे हैं गोरखपुर की तरफ। ये गोरखनाथ मंदिर है। ये भारत के पुराने मंदिरों में से एक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। इस मंदिर का परिसर 52 एकड़ में फैला हुआ है। इसके भीतर गोरक्षनाथ की संगमरमर की प्रतिमा, चरण पादुका के साथ साथ गणेश मंदिर, माँ काली, काल भैरव और शीतला माता का मंदिर है। ये रामगढ़ ताल है। शहर के अंदर स्थित ये तालाब लगभग 1800 एकड़ में फैला हुआ है।
इस ताल का जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक महत्व है। रामगढ़ ताल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। ये रामगढ़ स्तूप है। इतिहासकारों के अनुसार रामगढ़ स्तूप महात्मा बुद्ध के निर्वाण के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये उसी स्थान पर बना है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। इस स्तूप का आधार 48 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इसका ऊपरी भाग एक ड्रम के आकार का है। अब हम बढ़ रहे हैं भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या की तरफ। ये है पवित्र सरयू नदी जो प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर वनवास काल और उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी बनी। सरयू नदी इतनी पवित्र मानी जाती है कि ये मानव जाति की अशुद्धियों को धो देती है। ये नया घाट है। यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। सूर्यास्त के समय नाव की सवारी का आनंद लेकर यात्रियों को अत्यंत शांति की अनुभूति होती है। ये हनुमानगढ़ी है। इसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तब से हनुमान जी यहीं रहने लगे। यहाँ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है। जल्द ही आप अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। ये कनक भवन है। इसका निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने दशरथ जी के आग्रह पर किया था। माता कैकेयी ने कनक भवन अपनी बहू माता सीता को मुंह दिखाई में उपहार के रूप में दिया था। भवन के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता। ये क्लॉक टावर है। 221 फीट ऊंचे इस टावर को भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर का दर्जा प्राप्त है। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में माना जाता है। इसका निर्माण अवध के 8वें नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने अवध प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर करवाया था। ये रूमी दरवाजा है। इसका निर्माण सन 1783 ईस्वी में अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। इसकी कुल ऊंचाई 62 फीट की है। इस विशाल दरवाजे को बनाने में लगभग 3 साल का समय और 10 लाख की लागत आई थी। ये है इमामबाड़ा। इसे भूल भुलैया और आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में किया गया था। इस इमारत में बड़े बड़े झरोखे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इन्हें ऐसा बनाया गया है कि मुख्य द्वार से अंदर जाने वाले व्यक्ति को तो देखा जा सकता है, लेकिन झरोखे में बैठे व्यक्ति को अंदर जाने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता है। ये अंबेडकर मेमोरियल पार्क है। ये लगभग 107 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस पार्क को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का विधान भवन है। इसका निर्माण तत्कालीन गवर्नर स्पेंसर हरकोट बटलर द्वारा करवाया गया था। इसकी वास्तुकला इंडो यूरोपियन शैली की है। इसका अधिकांश भीतरी भाग संगमरमर का बनाया गया है। इमारत के बाहरी भाग के पोर्टिको के ऊपर संगमरमर से उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह अंकित किया गया है। पर ले जाने वाली ये अनोखी हेलीकॉप्टर राइड आपको बहुत पसंद आएगी।